पे ध्यान देना, दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं या उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो दो तरह का होता है, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ये एक टाइप होता है जिसमें वेक्टर के प्रोडक्ट निकालने के बाद जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दूसरा जो प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट में भी एक और वेक्टर मिलता है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर वही चीज है कि वो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से, वो कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन एक्स की तरफ है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन अगर वाई की तरफ है, तो रिजल्टिंग वेक्टर जो बनेगा इन दोनों का, उसका डायरेक्शन कहां पर होगा? जेड की तरफ होगा। अब ये डायरेक्शन समझने के लिए, जैसे हम स्क्रू को टाइट करते हैं एक्स से वाई की तरफ, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो सेम पोजीशन उसकी होगी। ये आपने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा होगा। क्लियर ये चीज? तो ये वेक्टर के रिगार्डिंग चीजें, या फिर ये राइट हैंड थंब रूल जो है ये आपने पढ़ा है, तो ये वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल होता है, क्रॉस यूज करते हैं इसमें। रिजल्टिंग वेक्टर जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा इंटू एन कैप होगा। यहाँ एन कैप का एक्चुअल में मतलब होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर। ठीक है? एक और मेरी बात सुनना ध्यान से, कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसा पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे? उन दोनों का क्या लोगे? क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। क्लियर ये चीज? तो ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमको दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हो, दोनों के बीच का एंगल दिया हो, और दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दिया हो। क्लियर ये चीज? तो आप सबसे पहले ये चीज नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, ये क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया सबने? अरे अजय सर, मेरी क्लास ज्वाइन कर लियो आप। अरे ठीक है सर। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, इसको आप नोट डाउन करते रहना, नोट करके लिखना, ठीक है? नंबर 1 पॉइंट कि ए क्रॉस बी एक क्या होगा? वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। इसको हिंदी में भी लिखा, एक्चुअली लास्ट ईयर ये पीपीटी बनाया था, तो एक स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाली भी थी, तो इसलिए। ठीक है, तो आप देख लेना, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन या सेकेंड पॉइंट क्या है? ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर। मतलब ये क्या बोल रहा है? ये लाइन समझे कि नहीं? अगर ए और बी ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है, और अगर आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या मिल रही है? जीरो, तो ये जीरो कब मिलेगी और क्यों मिलेगी? रीजन क्या है? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है फॉर्मूला। तो एन कैप मतलब ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर ए क्रॉस बी जीरो मिल रहा है, तो इसका रीजन कौन है? साइन थीटा। और साइन थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा कितना होता है? अरे थीटा, जब थीटा क्या होता है? जीरो होता है। समझ में आई ये चीज? तो यही लिखा है, ए और बी नॉन जीरो वेक्टर, ए क्रॉस बी जीरो, तो ये तभी होगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। तो ये चीज नोट कर लो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, या ए और बी दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल, तो वो दोनों केसेस में उसको पैरेलल ही माना जाता है ना। मतलब अगर डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, दोनों केसेस में वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। ओन वर्ड्स में लिखो सारी चीजें, लेकिन क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये हो गया क्लियर सभी को? अब उसके बाद नेक्स्ट, आई थिंक ये इसी का सब पार्ट है कि हाँ, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो होगी।
ठीक है। ए क्रॉस ए की वैल्यू जीरो क्यों होगी, देखो ये चीज मैं रिकॉल कराता हूं। आपको याद है ए डॉट ए हम कैसे निकालते थे, ए डॉट ए कैसे निकलता है, ए डॉट ए की जो वैल्यू होती थी उसको हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख देते थे। समझ में आई ये चीज। लेकिन ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, बताओ क्यों जीरो होगी। क्योंकि थीटा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। कोई सेम वेक्टर है, उसी वेक्टर का उससे एंगल कितना बनेगा, जीरो। इसलिए ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। क्लियर ये चीज। और वैसे ही ए क्रॉस माइनस ऑफ वेक्टर ए, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सेम रीजन, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ, जीरो। ओके। तो यहां पर आप इसको भी कंक्लूड कर सकते हो, थीटा पाई हो तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, थीटा जीरो हो तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, हटा दो इसको। फिर मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन में ये एक चीज यहां प्रिंट नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में, ऐसा। अगर थीटा पाई बाय टू है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, साइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लिख लिया थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर ए क्रॉस, अगर थीटा 90 डिग्री, इधर पे देखो थीटा 90, पाई बाय टू मतलब क्या 90, तो यहां पर साइन 90 कितना हो जाएगा, वन। ये हो गया वन। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एन कैप, यही होगा। अब अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड ले लूं, तो इसका मैग्नीट्यूड और एन कैप का मैग्नीट्यूड बचा, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। तो यहां पर ये मुझे तुम लोग बताना कि वाई दिस आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस ए का ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो क्यों होगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो दोनों का डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, मतलब थीटा जीरो, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर ये चीज। अब ये बताओ मुझे, आई क्रॉस जे की वैल्यू के क्यों होगी। वो सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड बताया था ना, वो थंब रूल वाला, एक्स क्रॉस वाई किसके डायरेक्शन में जाएगा, जेड के। तो एक्स का डायरेक्शन आई कैप, वाई का डायरेक्शन जे कैप, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, के कैप। क्लियर ये चीज। या दूसरे तरीके से समझना है तो दूसरा तरीका भी बता देता हूं। वो क्रॉस प्रोडक्ट का ये वाला फॉर्मूला में रख दो। ये वाले फॉर्मूले में जब रखोगे आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो गया, आई कैप का मॉड, आई कैप का मॉड क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। जे कैप का मॉड क्या हो जाएगा, वन। थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, मतलब वन। और एन कैप, उन दोनों के परपेंडिकुलर वो यूनिट वेक्टर, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, के, तो इसलिए क्या आ जाएगा, के कैप। समझ गए ये चीज। वैसे ही जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। हो गया, यहां तक सबने कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर हमको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट तो हमने फॉलो कर लिया था पहले, डॉट प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, इसमें मॉड ले लो दोनों तरफ। ये मॉड ले लिया मैंने, तो राइट साइड भी मॉड लूंगा। मॉड लूंगा तो एन कैप का भी मॉड होगा, और एन कैप का मॉड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये वाली चीज यहां पर हट जाएगी। समझ में आया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। क्लियर हुआ सभी को ये चीज। दैट्स इट। तो इससे ये फॉर्मूला बना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं अलग अलग सिचुएशन में एंगल निकालने की, कभी ये कभी वो।
हो गया, ये हटा दो फिर मैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट एक बार पढ़ो। हाँ, तो इसमें ना ये बोल रहा है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो नॉट कम्यूटेटिव होता है। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होता, इनफैक्ट अपोजिट होता है। ए क्रॉस बी और बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन बताएगा ना। एक्स से वाई, वो थंब रूल हमने देखा ना, वो थंब रूल कौन सा वाला था, अगर आप एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो तो रिजल्टिंग वेक्टर कहां पर होगा, जेड की तरफ। लेकिन अगर आप पलट दोगे, आप y से x की तरफ जाओगे, आप y से x की तरफ जाओगे तो कहां पर आएगा, नीचे की तरफ। इसलिए ये नेगेटिव हो जाता है, ये बता रहे, ठीक है। तो आप इस वाली लाइन को नोट डाउन कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस a, ठीक है। इसी से आप ये चीज भी समझ सकते हो, जैसे i क्रॉस j की वैल्यू क्या आ रही थी, k आ रही थी, तो j क्रॉस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, j क्रॉस i की वैल्यू हो जाएगी माइनस k कैप। समझ गए ये चीज, तो इसको नोट डाउन कर लो। बाकी ये सब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वो ध्यान में रखना है। ये बस फिगर समझाने के लिए, क्रॉस बी एन कैप है तो बी क्रॉस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है। ओके, फिर उसके लिए 7th पॉइंट ऑलरेडी मैंने ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बता दिया आप लोगों को, जो कि आपकी बुक, ये बुक का स्क्रीनशॉट है पूरा एनसीईआरटी का, उसने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 पॉइंट वाइज दिए हुए, ठीक है। नोट डाउन कर लो उसको। 8th ऑब्जर्वेशन एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या होगा, वो चीज यहां पर इसने बताया है, तो इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा है देखो यहां पर, अगर मान लो ए और बी ये एडजेसेंट साइड है किसी ट्राइंगल की, ठीक है। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाली। तो मान लेते हैं यहां पर एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें जो ये वाली साइड है ए बी, इसको हम वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाली साइड है ए सी, इसको हम वेक्टर ए से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज, तो ये इस ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड वाले वेक्टर है। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, उसका मॉड्यूलस निकालें और हाफ कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ये है इस क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। तो नोट डाउन करके आप ये वाला फाइनल पॉइंट बस लिख देना, ये वाला पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू दिस या फिर दिस, दोनों का मतलब सेम होता है ना। समझ गए आर्यन, क्लियर। इसको समझाऊं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया तो फिर अब मैं समझाता हूं। देखो ये ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, ये दो वेक्टर है, एक है वेक्टर बी और दूसरा कौन सा है, वेक्टर ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस कितना है ए बी, इसका हाइट कितना है सी डी। तो यहां पर फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू सी डी। क्लियर। अब जो ए बी है, ए बी उसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। तो ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्या ये समझ गए। और सी डी की लेंथ कैसे पता चलेगी, तो सी डी एक्चुअल में ये है, सी डी की लेंथ अगर आपको निकालना है और ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, तो आप क्या करो, इसकी लेंथ निकाल लो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लो। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब सी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे ही हो जाएगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा, ऐसे ही आएगा। तो सी डी की जगह पे ये रख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, और ए बी की जगह पे तो हमको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी आना है, तो ये पूरा बन गया। और ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ये होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप
इसमें एन कैप नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका मतलब क्या है, उस पूरे का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? ओके, नेक्स्ट। अब इसी का डबल कर दे, इस ट्रायंगल को अगर मैं डबल कर दूं, डबल करूंगा मतलब क्या बनेगा, देखो ऐसा बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इनफैक्ट पैरेललोग्राम। वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया इसका जस्ट डबल होगा। डबल होगा मतलब यहां पर जो हाफ आ रहा है वो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर आपको किसी रोम्बस के दो एडजेसेंट साइड्स दिए हुए वेक्टर फॉर्म में, तो आप सिंपली ए क्रॉस बी लेके उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। हो गया सभी का? हटा दूं क्या अब इसको मैं? ओके, सो ये टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस थे। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। कुछ सिंपल प्रॉपर्टी है, तो एज सच कोई डिफिकल्ट है नहीं ज्यादा, इसमें नोट डाउन करने वाली चीज उतनी रहेगी नहीं। आप शॉर्ट में बस ये चीजें देख लेना। हो गया, सब इधर ध्यान दो। सबसे फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मतलब जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होते हैं ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी, ए इंटू सी, बस वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी होगा। लैम्डा अगर कोई स्केलर है, क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, रिजल्ट सेम होगा। क्लियर ये चीज? अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे, अगर उसके कंपोनेंट दिए हो। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि वेक्टर ए के कंपोनेंट है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप, सॉरी b1 नहीं, इसको a2 लेना पड़ेगा, a2 जे कैप लिख लो इसको, प्लस a3 के कैप, और दूसरा वेक्टर बी के कंपोनेंट दे दिए b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के, और आपको निकालना है a क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो वो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से निकल जाएगा। ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें फर्स्ट रो आई जे के हो जाएगा, सेकेंड रो a1 a2 a3, और थर्ड रो b1 b2 b3। सॉल्व करो, आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको लिख लो क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है आज की एक्सरसाइज में। तान्या, ये आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना? मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। बाकी सबको तो आता है ना डिटर्मिनेंट, सबने अटेंड किया ना? अच्छा, तुमको नहीं आता क्या? ओके, और किसको नहीं आता? गुरलीन आता है ना? तुमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था ना यहाँ पर? अच्छा, स्कूल में हो गया था। ओके, ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हटा दो इसको पूरा फिर मैं। ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हमने लिखे ना, उन पे एमसीक्यू बनता है। ठीक है, उनको एकदम माइन्यूटली समझना, उनको घुमा फिरा के एमसीक्यू में पूछेगा। फिर उसके बाद ये कैसे बना है, वो फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन दिया, उसको छोड़ देते। यहां से स्टार्ट हो जाता है सीधा क्वेश्चंस। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो नोट डाउन कर लो एक बार क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। कौन सा एक्सरसाइज है? 4? 4? इसके बाद मिसलेनियस बस होगा ना शायद। नोट किया सबने क्वेश्चन? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो देख लो। आपको वेक्टर ए का कंपोनेंट दिया है, वेक्टर बी का कंपोनेंट दिया है, और आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अभी आपने जो लास्ट चीज लिखी अपनी नोटबुक में, वो क्या लिखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ये फर्स्ट रो होगा। सेकेंड रो में क्या आएगा, A1 A2 A3, थर्ड रो में आएगा B1 B2 B3।
हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, देखो A1, A2, A3। तो A1 मतलब कि आई कैप का कोफिशिएंट वेक्टर ए का, जो कि क्या है यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 1। A2 कितना हो जाएगा, -7, और A3 कितना हो जाएगा 7। फिर B1, B2, B3, 3 -2 और 2, समझ गए? तो ये आ गया 3 -2 एंड 2। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते, जिनको नहीं पता वो यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले क्या किया जाता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि हम ये कंसीडर करेंगे, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। और उसको हम लिख देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, आई कैप, ठीक है। फिर जिस एलिमेंट को हमने लिया उसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे। तो हमने इन दोनों को हटा दिया। अब जो बच गया उनको लिख देंगे, उन एलिमेंट्स को छोटे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो क्या बच गया, -7 7, और ये क्या बचा, -2 2। समझ में आई ये चीज? इसके बाद अब हम उस रो का अगला एलिमेंट लेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट उस रो का कौन सा है, जे कैप, और उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को यहां पर से हटा देंगे इस तरीके से। तो यहां पर आ जाएगा जे कैप, लेकिन सेकेंड एलिमेंट यहां पर माइनस साइन के साथ आएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। और उसके बाद जो एलिमेंट आएंगे फिर उसको लिख देंगे डिटर्मिनेंट में। तो क्या बच गया, 1732। तो यहां आ जाएगा 1732। क्लियर हुआ ये चीज? फिर अब हम उसका नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे उस रो का। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, के कैप। अब उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे। तो यहां पर आ जाएगा प्लस के कैप। अब उसके बाद यहां पर वैल्यूज क्या क्या एंटर होंगी, 1 -7 3 -2। तो ये आ जाएगा 1 -7 3 -2। तो ये स्टेप समझ में आया? तान्या, आर्यन, क्लियर? और बाकी सबको भी क्लियर ना? ओके। तो इस तरीके से हम पहले ये अरेंजमेंट्स करेंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 by 2 वाला डिटर्मिनेंट है इनको सॉल्व किया जाएगा। तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर ये चीज? तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो -14, और यहां पर आ जाएगा -14। समझ में आया ये चीज? मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। इसको इस तरह से, इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, -j कैप। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि 2, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि 21। क्लियर हो गया ये चीज? फिर उसके बाद प्लस के कैप। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि क्या आ जाएगा, -2, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब -21, ब्रैकेट क्लोज। क्या सबको ये पूरा स्टेप क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, +14 -14 मतलब 0 आई कैप। ऐसा ही हुआ। ये कितना हो जाएगा, +19 जे कैप। क्योंकि बाहर में माइनस है, ये भी माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +21 माइनस ये मतलब +19 के कैप। ये किसकी वैल्यू मिली आप लोगों को, A क्रॉस B। नहीं, A क्रॉस B सिर्फ मिला है अभी। समझ में आया ये चीज? ये अभी सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट मिला है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है। हाँ, यस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू अंडर रूट। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, 0² + 19² + 19²। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, √2 × 19² दैट इज इक्वल टू 19√2। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ लो। हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो फिर अपनी बुक से एक बार। तो ये देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Find a unit vector perpendicular to each of the vectors, vector A plus vector B, vector A minus vector B। क्वेश्चन समझना पहला टास्क है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या समझ में बता आशु? किन दोनों के? हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये वाला जो वेक्टर है मान लेते हैं ये वेक्टर सी है, और ये जो वेक्टर है मान लेते हैं ये वेक्टर डी है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर भी हो। समझ गए ये चीज? तो सबसे पहले वेक्टर सी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर सी कैसे निकलेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। तो ये तो सबको आता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 3i प्लस आई मतलब क्या हो जाएगा? 4i कैप। 2i प्लस 2j प्लस 2j क्या हो जाएगा? प्लस 4j कैप। और ये क्या हो जाएगा? प्लस 0k कैप। ये हो गया वेक्टर सी, जिसको हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से निकाल रहे हैं। फिर आएगा नेक्स्ट वेक्टर डी। वेक्टर डी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये कितना निकलेगा? 3i माइनस आई मतलब क्या बन जाएगा? 2i कैप। 2j माइनस 2j मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 0j कैप। 2k और ये कितना बनेगा बताओ? फाइनल क्या आएगा? प्लस 4k कैप। यही आएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। क्या ये सबको क्लियर? ठीक है। अब आपको जो वेक्टर चाहिए वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। तो अब आप क्या निकालोगे? सी क्रॉस डी। ठीक है। अब सी क्रॉस डी निकालने का मेथड अभी हमने डिस्कस किया, डिटर्मिनेंट वाला मेथड। आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट रो गई। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? 440। 440। थर्ड रो में क्या आ जाएगा? 204। 204। क्या बोल रहा है? अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो सी क्रॉस डी इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से अब ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा ना सॉल्व। करो चलो। 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? नहीं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। समझ गए ना? -8 के कैप होगा क्या? -8 के कैप, हाँ। 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप। चेक करो, यही आया ना? हम्म। अब इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। मान लो उसको हम वेक्टर एन कैप नाम दे देते हैं। तो एन कैप कैसे निकलता है?
एन कैप निकालने के लिए हम दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं। सुन लो दोनों तरीके कौन से। आप चाहो तो ऐसा कर दो, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड, नहीं सॉरी ऐसा नहीं, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी, इसी को फॉलो करो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी। ठीक है, तो सी क्रॉस डी कितना था, 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट ओवर 256 प्लस 256 प्लस 64, 256 512 प्लस 64 576 होगा क्या, क्या वही पक्का। 576 का रूट कितने लोगों को याद है, कितना होता है, कितना होता है आयुष, 24 ही होता है। ठीक है, 676 ये 26 का होता है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 24 कर देना, फिर सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब 8 कॉमन निकाल के काट देना, तो कितना हो जाएगा, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा ना। चेक करो फाइनल आंसर बुक से एक बार। सही है। हम्म, ठीक है, सबको क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। तान्या वो डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया था ना। हम्म, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो उसको। If a unit vector A makes an angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, and an acute angle theta with K cap, find theta and hence the component of vector A. आई थिंक ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी करंटली हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है। किसी को याद है, कोई बताएगा कैसे बनेगा। नहीं ये देखो इधर पे, जैसे मान लो ये हो गया एक्सेस मार्क करो ना, ये हो गया एक्स एक्सेस मान लेते, ये हो गया वाई एक्सेस, और मान लो ये हो गया जेड एक्सेस। ठीक है, अब सपोज यहां पर कोई एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, वाई एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, जेड एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा है। तो अल्फा बीटा गामा को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन एंगल्स बोला जाता है। अगर उसमें कॉस लग जाए तो डायरेक्शन को साइन बोला जाता है। क्लियर ये चीज। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कितना दिया हुआ है, पाई बाय 3। आई के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3। वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कितना है, पाई बाय 4। जेड के साथ बनने वाला, और ये कितना एंगल है दूसरा वाला, थीटा। गामा की जगह पे कितना, जेड एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। अब डी ए अगर आपको दिया, मतलब डायरेक्शन एंगल दिया हुआ है, तो आप डी सी निकाल सकते हो, मतलब कि डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा। तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, 1/2। हाँ, हम्म, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एन निकालने के लिए बोल रहे हो ना, हाँ निकाल सकते हैं। एल हो गया, एम इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा, कॉस पाई बाय 4, और ये कितना होता है, 1/√2। एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, क्यों नहीं पता, क्योंकि गामा की वैल्यू नहीं पता। तो ये वाला फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1।
यहां पर पुट कर दो एल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3/4 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। फिर उसके 3/4 उधर जाएगा तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो कितना आ जाएगा ये 1/4। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। एल एम एन सारी चीजें मिल गई। अब वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब यहां पर पुट कर दो, एल की जगह पुट कर दोगे क्या है 1/2 आई प्लस एम की जगह पे क्या आ जाएगा 1/√2 जे प्लस एन की जगह पे आ जाएगा 1/2 के कैप। दैट्स इट। समझ गए ना? हम्म। एन को भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर क्या मतलब मैंने एक्चुअली क्या उसको उधर ट्रांसफर कर दिया ना 3/4 को। तो अगर एन को भी लेता तो तू क्रॉस मल्टीप्लाई करता 4 को उधर, फिर वैसा करके सॉल्व करता तो भी वही हो जाता। हो गया, हटा दो क्या? ओके। ये बना लोगे या बताऊं? प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें जो होगा, मैं एक काम करता हूं बता देता हूं, ठीक है इस क्वेश्चन को। नहीं यार, इसमें वो नहीं लगता है। इसमें वो क्यों नहीं लगता मैं बताऊं। अगर तू a प्लस बी ए माइनस बी लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझा? अब सुन, ए स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ तेरा पता है, ए क्रॉस ए। तो क्या हो गया जीरो, जीरो माइनस जीरो तो सब खत्म। समझा? इसलिए उससे नहीं बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए ऐसा बनेगा सबसे पहला। फिर वेक्टर ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? फिर यही चीज होगी दूसरे वाले के साथ, माइनस वेक्टर बी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ऑब्जर्वेशन में पढ़ा है। प्लस ए क्रॉस बी को एज इट इज रहने दो। अब देखो ऑब्जर्वेशन में ये भी बताया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ये हमने लिखा था। तो माइनस बी क्रॉस ए को प्लस ए क्रॉस बी से रिप्लेस कर सकते, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे प्लस ए क्रॉस बी से। क्लियर? और ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो।
तो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, हेंस प्रूव्ड। समझ गए सभी ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसको। गुरलीन कैसे होगा बता दो भाई। हाँ जल्दी बता। ये बता मेरे को, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, अगर कंपोनेंट दिए हो तो डिटर्मिनेंट लेके निकालते हैं ना। तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर क्या आएगा फर्स्ट रो में? अरे आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो क्या आएगा? 2 6 27। थर्ड रो क्या आएगा? 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू, वो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k। समझ गए? अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो आई कैप, अब इससे क्या मल्टीप्लाई होगा? 6, ये हो गया 27, ये म्यू, और ये हो गया लैम्डा, नहीं उल्टा लिख दिया ना, यहां लैम्डा और यहां म्यू है, माइनस जे, यहां पर आ जाएगा 227, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा म्यू, और फिर प्लस के, यहां पर हो जाएगा 261 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। अच्छा, हाँ 1 मार्क में आता है। जब 2 मार्क्स वाला पढ़ाऊंगा ना तब फिर पता चलेगा 2 मार्क्स के लिए क्या चीज है। 2 मार्क्स नहीं, सॉरी 4 मार्क्स 5 मार्क्स। हाँ सारा है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 2 म्यू इज इक्वल माइनस 27, म्यू की वैल्यू 27/2 आ रही है क्या? 27/2। और लैम्डा की वैल्यू सिमिलरली 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3। बन गया सभी का? गुलीन बना कि नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ चलो। ये डॉट है, इधर पे ये डॉट है और इधर पे इक्वल्स टू है। हम्म देखो क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसका मतलब ए और बी दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। ए इज परपेंडिकुलर टू बी। समझ में आई ये चीज? या तो ये होगा, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? 0, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा? 0। समझ में आई ये चीज? इसका ये मतलब हुआ। और ए क्रॉस बी 0, तो ये कब कब होता है? जब ए और बी दोनों क्या हो? पैरेलल वेक्टर्स हो, या फिर
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो, 0 हो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो, 0 हो। समझ में आई ये चीज? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों चीजें ट्रू है, दोनों चीजें ट्रू है मतलब ए डॉट बी भी 0 है एंड ए क्रॉस बी भी 0 है। देन व्हाट कैन यू से अबाउट वेक्टर्स ए एंड बी? मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे, ये दोनों पैरेलल भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों चीजें तो हो नहीं सकती ना। या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। तो आपका आंसर होगा आइदर ए और बी विल बी ए 0 वेक्टर। क्लियर? एमसीक्यू के लायक क्वेश्चन है ये। तब क्या ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के लिए देंगे? इतना आसान नहीं रहेगा ना मैथ्स का पेपर, मैं बता रहा हूं। टफनेस बढ़ चुकी है, तो तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट ये तो ऐसे ही फालतू सा क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है, इसको अभी स्किप करता हूं ना। 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, चलो आंसर करो तो क्या होगा पढ़ के। If either A vector A 0 or vector B 0, then A cross B 0. Is the converse true? Justify your answers. मैं एक एग्जांपल सोच रहा हूं इसमें। क्या होगा आंसर? हम्म, और बाकी बच्चे? देखो इधर एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर मान लो तुम फिजिक्स में फेल हो गए, ठीक है, तो तुम्हारे रिजल्ट में क्या लिखाएगा? फेल। अगर तुम केमिस्ट्री में फेल हो गए, तो तुम्हारे रिजल्ट में क्या लिखाएगा? फेल। समझ में आई ये चीज? लेकिन अगर तुम्हारे रिजल्ट में फेल लिखाया है, तो उसका मतलब ये जरूरी थोड़ी ना कि तुम मैथ्स में फेल हुए हो सकता है तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री में फेल हुए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मैथ्स को बचा लिया उसलिए ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें ट्रू होंगी, लेकिन इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी एक चीज है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर ए 0 वेक्टर है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, बी 0 वेक्टर है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, लेकिन ए क्रॉस बी 0 है तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों नल वेक्टर। तीसरा केस क्या हो सकता है? दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। समझ में? क्योंकि ए क्रॉस भी 3 कारण से 0 होता है, या तो इसके कारण, या तो इसके कारण, या तो फिर थीटा के कारण। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसलिए कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, ये रीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सोचो। ये मान लो वो ट्राइंगल है जिसका एरिया तुम लोगों को निकालना है। इस ट्राइंगल के क्या दिए हुए हैं? वर्टाइसेस। तो वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है 1 1 2, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट है 2 3 5, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट है 1 5 5। क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ भाई, फॉर्मूला तो दो ही वाला होता है ना, जब तुमको दो एडजेसेंट साइड वेक्टर के फॉर्म में दी हो। अब क्वेश्चन ये है, ये समझ गए ना, ये दिया है, ये निकालना है, फॉर्मूला भी पता है। अब फॉर्मूला लगाने के लिए चाहिए तुमको ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो अब आप क्या करोगे इसके लिए? आप यहां से एक ये वाला वेक्टर निकालोगे, समझ रहे हो ना? ये वाला वेक्टर आप निकालोगे, ये वेक्टर, और एक ये वाला वेक्टर निकालोगे, समझ गए? ये दो वेक्टर्स निकालोगे, और ये वाले वेक्टर को नाम दे देना वेक्टर ए,
और ये वाले वेक्टर को नाम दे देना वेक्टर बी। समझ गए? फिर फॉर्मूले में पुट कर देना। सिर्फ दो ही लेना है, फॉर्मूला तो उसी के लिए बना है ना, कोई भी दो एडजेसेंट साइड के लिए। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो जो वेक्टर ले उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का इनिशियल पॉइंट ये वाला है, समझ गए ना? तो यहां पर इनफैक्ट जो वेक्टर ए होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी सी। और वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा? सी माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 i कैप। हाँ, माइनस आई कैप। तान्या समझ में आएगा ये कैसे निकला? माइनस आई कैप, फिर क्या हो जाएगा? -2, सॉरी +2 जे कैप, फिर +0 के कैप। क्लियर? ये हो गया वेक्टर ए या वेक्टर बी सी। अब निकालेंगे वेक्टर बी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं वेक्टर बी ए। तो ये वेक्टर निकाल लो, क्या होगा ये वाला वेक्टर? -i कैप, -2 जे कैप, -3 के कैप, ऐसे ही होगा ए माइनस बी वाले कंपोनेंट। अब क्या करना पड़ेगा? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी निकालो, आई जे के, -1 2 0, -1 -2 -3। आगे तो पता है ना कैसे निकालते हैं? गुरलीन समझ में आ रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो मेरे को बुला के पूछ। -6 आई कैप आया क्या? -3 जे कैप, +4। हाँ, ये प्लस माइनस की गलती मत करना, अपना मार्क्स जबरदस्ती के वेस्ट मत करना है इस गलती में। -49 + 16, 36 + 9 45, 45 + 16 ना? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? गलत, गलत। क्या आएगा आंसर? 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया ये चीज? 1/2 होता है ना फॉर्मूले में। ओके, सो क्वेश्चन 9 हो गया। एक काम करते हैं, आज की क्लास में यहीं पर रखते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन बच गए हम लोगों के? क्वेश्चन 7 एक ये बच गया है, एक फालतू सा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे हम अगली क्लास में। और क्वेश्चन 9 के बाद 10 भी बचा हुआ है। 10 होमवर्क दे दूं क्या? छोटा सा क्वेश्चन, देखो बना लोगे तुम लोग। क्या है, पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दिस। तो कुछ नहीं, बस क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और मैग्नीट्यूड, बस एज इट इज। हाफ भी नहीं लगाना है। और वो पहले तो हमको वेक्टर भी बनाना पड़ा था, इस बार तो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 होमवर्क रहेगा। 11 और 12 दो एमसीक्यू हैं, और एक क्वेश्चन बच गया, मतलब 3 क्वेश्चन फिर खत्म। और हम फिर मिसलेनियस करेंगे, तो वेक्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर के बाद 3D कर सकते हैं हम, इसी से कनेक्टेड टॉपिक है।